नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार YouTube में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पिछली कक्षा में परिमेय संख्या के बारे में बताया था, परिमेय संख्या क्या है, इस सब के बारे में हम आपको विगतपूर्व एकदम ध्यानपूर्वक पूरा बता दिए थे। ठीक है, तो परिमेय संख्या के क्या होते हैं, परिमेय संख्या कैसे बनती है, जीरो परिमेय संख्या है, तो ये जो पिछली क्लास थी हमारी, उसमें हमने आपको संपूर्ण बता दिया था। ध्यान दीजिए, आज की आपसे का अनुरोध है कि आप जब ये क्लास देखते हैं तो कृपया उसमें जो भी आपको पूछना हो या कोई डाउट्स रहे तो उसके कमेंट में जरूर लिखा करिए। इससे क्या होगा, आपको जानकारी मिलती रहेगी और हमारे में भी जो रहेगा उसको सुधार करने की फिर करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बता दिया था, परिमेय संख्या का पार्ट 1 था, परिमेय संख्या का आज पार्ट 2 पढ़ाएंगे। ठीक है, परिमेय संख्या का पार्ट 2 आज हो सकता है खत्म हो जाए। तो परिमेय संख्या में मैंने आपको बताया था, एक बताएंगे परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम। क्या बताएंगे? परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम। परिमेय संख्याओं का क्या बताएंगे? योगात्मक प्रतिलोम। ध्यान दीजिएगा, योगात्मक प्रतिलोम, एडिशन इनवर्स। क्या है? एडिशन इनवर्स इसको बोलते हैं। एडिशन, ADDITION, इनवर्स। ठीक है, एडिशन इनवर्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एडिशन इनवर्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एडिशन इनवर्स क्या बोलते हैं कि हमने हेडिंग क्या डाला? परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम, इसको आप ऋणात्मक या विपरीत भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हैं? ऋणात्मक। ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ऋणात्मक या विपरीत। क्या बोल सकते हैं? ऋणात्मक या विपरीत। इन तीनों मतलब एक ही होगा, याद रखिएगा, इन तीनों का मतलब क्या होगा? एक ही होगा। समझ में आया आपको? इन तीनों का मतलब क्या होगा? एक ही होगा। अब ध्यान दीजिए इस चीज को। अब देखिए, प्रतिलोम क्या होता है? जिसे जोड़ने पर योगफल क्या आ जाना चाहिए? शून्य आ जाना चाहिए। जिसे जोड़ने पर, जिसे, इसका परिभाषा ये होगा, जिसे जोड़ने पर योगफल, क्या? योगफल कितना हो जाना चाहिए? शून्य हो जाना चाहिए। जिसे जोड़ने पर योगफल शून्य हो जाना चाहिए। समझ में आया ये चीजें आपको? जिसे जोड़ने पर योगफल शून्य आ जाए उसे ही क्या बोलते हैं? योगात्मक प्रतिलोम। समझ में आया आपको? अब आप बोलिएगा कैसे? देखिए, छोटी चीजें हैं लेकिन इसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये चीजें मान लीजिए कभी कभी दे देता है योगात्मक प्रतिलोम, ऋणात्मक या विपरीत संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी जोड़ने की बात आएगी उसमें आप हमेशा क्या करेंगे? उस चीज को जोड़ेंगे। जैसे एग्जांपल है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे 12 का आपका पूछ लिया जाए, अब 12 में हम क्या जोड़े या घटाए? मान लीजिए सपोज दैट क्या दिया जाए, +12 है यहाँ पे। ठीक है, अब 12 का मान लीजिए योगफल शून्य हो जाए, मान लीजिए यहाँ -12, अगर हम इसको +12 कर दे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं? तो यही चीज, जैसे इसमें क्या जोड़े, क्या क्या घटाए, उसका क्या हो जाए? शून्य हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल, जैसे देखिए 3/5 दिया है, अगर इसमें हम -3/5 कर दे तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो उसमें क्या जोड़ा जाए, उनसे क्या हो जाना चाहिए? शून्य हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आया? अब आप बोलिएगा यक्स का, अरे भाई यक्स का क्या होगा? -x। अरे भाई इसको जोड़िए, शून्य आ जाना चाहिए। इसी को तो बोला जाता है योगात्मक प्रतिलोम। समझ में आया? योगात्मक प्रतिलोम, ऐसी संख्या उसमें कर दीजिए जिससे जोड़ने पे 0 आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0। तो उसी को क्या बोला जाता है? योगात्मक प्रतिलोम। समझ में आया आपको? योगात्मक प्रतिलोम समझ में आ गया? योगात्मक प्रतिलोम या ऋणात्मक या विपरीत, कभी भी सवाल में आए इसको लगा लीजिएगा, इसको लगा लीजिएगा। अब आप आ जाइए, अब आप आ जाइए एक इसमें देखिएगा, परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम। परिमेय संख्याओं का
गुणात्मक प्रतिलोम, परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेसिव इनवर्स। समझ में आया? मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, मल्टीप्लिकेसिव इनवर्स, क्या बोलते हैं इसको? मल्टीप्लिकेसिव इनवर्स। समझ में आया आपको? मल्टीप्लिकेसिव इनवर्स समझ में आया? अब देखिए, जैसा आपने क्या पढ़ा था कि परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम में क्या पढ़े थे आप? परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम में हम लोग पढ़े थे कि उसको जोड़ने पे कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए। लेकिन ऋणात्मक प्रतिलोम की परिभाषा देखिए, ऋणात्मक में क्या है? एक मिनट थोड़ा सा, अब ध्यान दीजिए, अगर ऋणात्मक प्रतिलोम की बात आएगी, ऋणात्मक प्रतिलोम ना, अब देखिए कभी भी गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे आपको योगात्मक प्रतिलोम की बात आती थी तो आप क्या करते थे? शून्य आता था। लेकिन अगर परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम की बात की जाए तो गुणात्मक प्रतिलोम जब भी आएगा उनका मान क्या होना चाहिए? हमेशा एक होना चाहिए। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक हो तो वे एक दूसरे के क्या होंगे? गुणात्मक। दो परिमेय संख्याओं का गुणात्मक, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक होना चाहिए। जैसे गुणनफल, आप बोलिएगा गुणनफल, देखिए गुणनफल एक हो, ये एक है, ठीक है, एक होना चाहिए, ठीक है, वे एक दूसरे के क्या होंगे? एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम, क्या होंगे? गुणात्मक प्रतिलोम होंगे। वे एक दूसरे के क्या होंगे? गुणात्मक प्रतिलोम। अगर परिमेय संख्याओं, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक हो तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? योगात्मक, सॉरी, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। देखिए गुणात्मक मतलब भाई देखिए गुणनफल क्या, अगर जैसे आप दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो योगफल, दो संख्याओं को गुणा करेंगे तो गुणनफल कहते हैं। भाई जैसे 5 गुणे 7 की 5 सते 35, तो 35 क्या हुआ? गुणनफल हुआ। वो एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होंगे। जैसे एग्जांपल ध्यान दीजिए इसमें, जैसे मान लीजिए -5 का है, अब इसमें हम किस संख्या का गुणा करें कि हमारा एक आना चाहिए? आप बताइए, आप ध्यान से बताइए, कोई संख्या में। अच्छा आप बताइए, अगर इसमें -1/5 का गुणा कर दिए, ठीक है, 5 से 5 कर गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक आ गया कि नहीं? तो कौन सी संख्या का गुणा करें जिससे एक आना चाहिए? सपोज जैसे मान लीजिए 8 में किसका गुणा करेंगे योगात्मक? 8 का 1/8 कर दीजिए, कट गया, ठीक है। अब आप बोलिएगा ऐसे ही सब यक्स का, अरे यक्स में किसका गुणा करें? 1/x का। तो ऐसी संख्या का गुणा करिए जिससे गुणात्मक, उसका योगफल क्या, गुणनफल कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये चीजें समझ में आई गुणात्मक। अब ध्यान दीजिए, एक नोट करके लिख लीजिए, शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। इस चीज को नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, ये ध्यान दीजिए। इसका संभव ही नहीं है कि जीरो का किसी संख्या से गुणा करने पे एक आए। अरे भाई जैसे मैंने क्या बोला, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? जैसे जीरो है, ठीक है, अब जीरो में किसी भी संख्या का गुणा करिएगा, जैसे 1 का करिएगा तो जीरो आएगा, जीरो का 1 100 में करिए तो जीरो आएगा, जीरो का 1 लाख में करिएगा तो जीरो आएगा। तो जीरो का योगात्मक प्रतिलोम होता ही नहीं है, जीरो का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि जीरो का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आप, जीरो का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। एक नोट करके और लिख लीजिए, संभव ही नहीं है इसको जीरो का किसी संख्या, भाई अरे भाई जीरो का किसी संख्या में गुणा करिएगा तो कभी जीरो आएगा? एक आएगा? कभी नहीं आएगा। गुणात्मक प्रतिलोम समझ लीजिए, गुणात्मक प्रतिलोम परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम भी कहते हैं। एक नोट कर लीजिएगा इसको, नहीं तो पता लगा आप बोलिएगा कि ये क्या है। गुणात्मक, ध्यान दीजिएगा इसको, गुणात्मक प्रतिलोम को ही, गुणात्मक
प्रतिलोम को ही गुणात्मक प्रतिलोम को ही परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम भी कहते हैं। अब आप बोलिएगा व्युत्क्रम क्या है? अरे भैया इनवर्स को ही क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम, उल्टा। समझ में आया? गुणात्मक प्रतिलोम को ही व्युत्क्रम। पता लगा? सवाल में आ गया कि प्रतिलोम व्युत्क्रम बताए तो आप बोलिएगा नहीं, व्युत्क्रम हुआ जो और प्रतिलोम जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझ में आया आपको? अब परिमेय संख्याओं को मान लीजिए यक्स के गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? अरे जैसे देखिए, समझ लीजिए, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए यक्स का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। गुणात्मक प्रतिलोम, यक्स का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। एक्स का ऐसे इस हिसाब से 1/x होगा, बराबर 1 हो गया। अच्छा ये बताइए, अगर हम ध्यान दीजिएगा इस संख्या को थोड़ा सा देखिएगा, यक्स का अगर हम यक्स को ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? यक्स अगर इसका मतलब क्या हुआ? कितने लोग बता सकते हैं? अरे भाई, अगर किसी का ऋण 1 लगा तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं क्या? 1/x। ध्यान दीजिएगा, घातांक जब पढ़ेंगे तो आपको बता देंगे। अगर 1 कोई भी संख्या, चाहे चर हो चाहे अचर हो, अगर 1/5 है तो इसको हम 5 घाते -1 भी लिख सकते हैं। अगर y हो तो इसको हम y-1 भी लिख सकते हैं। समझ में आया ये चीजें? चाहे आपको 1/100 हो, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 100 घाते -1। इसका मतलब ये दोनों सेम है। समझ में आया ये चीजें आपको? ये दोनों चीजें समझ में आई? अगर किसी संख्या का इस रूप में भी हम लिख सकते हैं, तो कभी मान लीजिए इसको अगर ऐसे कहा जाए तो इसको इस हिसाब से भी लिख सकते हैं। समझ में आया आपको? जैसे मान लीजिए आपको जैसे पूछ लिया जाए, सपोज दैट मान लीजिए 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ठीक है? तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 5 घात -1। ऐसा भी दिया रहे, समझ जाइएगा वो है। जैसे देखिए, मान लीजिए 12/7 दिया है, ठीक है? 12/7 दिया है। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछ लिया जाए, क्या होगा? बताइए ध्यान से। गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है? अच्छा बताइए, 12/7 का तो उस हिसाब से 7/12 होगा। 7 से 7 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, ठीक है? अगर हमको इसी रूप में लिखना है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 12/7 इनवर्स -1। इसका मतलब क्या हुआ? समझ में आया? अरे भाई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1/12/7 हुआ। तो ये 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, -12। समझ में आया आपको? एक चीज नोटिस कर लीजिएगा, जैसे कभी ध्यान दीजिएगा, एक चीज नोटिस कर लीजिए, जैसे मान लीजिए 2/5/7 दिया है, इसमें कितना बटा है? 3 बटा है। तो 3 बटे का हमेशा तीसरा वाला किससे गुणा होगा? दूसरे से। तो इसका 2 × 7/5 हो जाएगा, ठीक है? इसको नोट कर लीजिएगा। तो 2 × 14/5। समझ? ये 3 दिया है। अगर इसी में 4 दिया रहे, मान लीजिए 2/5 × 7/3 दिया, अब 3 दिया रहे तो हमेशा पहले का चौथे से और दूसरे का तीसरे से। 2 × 3 = 5 × 7। हमेशा ये याद रखिएगा, पहले का चौथे से और दूसरे का तीसरे से। समझना? अगर 4 बटा रहेंगे तब मैं बता देता हूँ अभी इसके बाद। समझ में आया? इनवर्स वाला समझ में आया आपको ना? इनवर्स वाला समझ में आया? इसको इंग्लिश में इनवर्स भी बोलते हैं। जैसे 7/12 इसको लिख सकते हैं। समझ में आया? जैसे अब आप बोलिएगा, जैसे 5/8 का गुणनखंड, देखिए -5/8 है, ठीक है? अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो -5/8 -1 कर दीजिए, यही तो होगा। इसी करिएगा, तीसरा बटा ऊपर हो जाएगा। समझ में आया ये? अब अच्छा बताइए, एक चीज नोट करके इसमें लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। अब बताइए, जैसे कभी कभी ये देखिए बहुत पूछा जाता है कहीं भी सवाल में, 1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? कितने लोग बता सकते हैं 1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1 और -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? कितने लोग बता सकते हैं? सही बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए 1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे 1 का, इधर देखिएगा, 1 का गुणात्मक प्रतिलोम, ये बहुत सवाल में पूछा जाता है। 1 का गुणात्मक प्रतिलोम या 1 का व्युत्क्रम क्या होगा?
प्रतिलोम या व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम क्या होगा? एक, अरे भाई सीधा सा बात है, ऐसी संख्या का गुणा करना है एक होगा, एक का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? एक ही होगा। अगर -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -1, सीधी सी बात है। समझ में आया भैया? अरे भैया -1 का गुणा -1 में करिए कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस बराबर 1 ही तो आएगा। यही तो बोला गया कि एक का प्रतिलोम क्या, ऐसी संख्या का गुणा करिए जिसमें दो ऐसे गुणनफल के गुणनफल कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। केवल 1 और -1 ही ऐसी परिमेय संख्या है जिसका गुणात्मक प्रतिलोम वही संख्या है। एक नोट कर लीजिएगा। देखिए ये पूरे हिस्ट्री में केवल 1 और -1 ऐसी संख्या है जिनका गुणात्मक प्रतिलोम स्वयं ही है। केवल, ध्यान दीजिए, केवल 1 और -1, केवल 1 और -1 ऐसी गुणात्मक ऐसी संख्या है जिनका गुणात्मक प्रतिलोम स्वयं है। दो संख्याएं ही ऐसी है जिनका गुणात्मक प्रतिलोम स्वयं है। ये ध्यान दीजिएगा, दो ही संख्याएं ऐसी हैं जिनका गुणात्मक प्रतिलोम स्वयं है। समझ में आया? दो ही संख्याएं ऐसी हैं जिनका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? स्वयं है। दो ही संख्याएं ऐसी हैं जिनका गुणात्मक प्रतिलोम स्वयं है। ये चीजें समझ में आ गई आपको? चलिए अब आते हैं परिमेय संख्या के नेक्स्ट चैप्टर में। किसमें आते हैं? परिमेय संख्या के अगले में। जो परिमेय संख्या से ये सब चीजें समझ में आ गई। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आपको इस चीजों में कोई डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे हमको भी कुछ पता चले। और आप इस चैनल के माध्यम से हमने आपको बार बार फिर रिपीट कर रहे हैं, कोई भी चीज चाहिए तो कृपया उसमें जरूर लिखिए, इसके बारे में हम आपको जानकारी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब आता है परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान। 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 किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक का धनात्मक मान होता है। किसी पूर्णांक का अगर निरपेक्ष मान की बात की जाए, उसका जो धनात्मक संख्या, उसका संख्यात्मक जो मान होता है वही क्या होता है? उसका निरपेक्ष मान। यह पूर्णांक प्लस या माइनस द्वारा निरपेक्ष होता है। जैसे देखिएगा, कभी भी निरपेक्ष मान जो होता है ऋणात्मक में नहीं होगा। किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान, किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान, किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक का संख्यात्मक मान होता है। उस पूर्णांक का संख्यात्मक मान होता है, मान होता है। उसी यह पूर्णांक चिन्ह प्लस या माइनस द्वारा, यह पूर्णांक प्लस या माइनस द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, यह पूर्णांक प्लस या माइनस द्वारा दर्शाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम आपको बात करें +8 का निरपेक्ष मान। ठीक है, +8 का निरपेक्ष मान, +8 का अगर निरपेक्ष मान पूछ लिया जाए, इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे इसे लिख दीजिए +8 का मतलब 8 ही आएगा। समझ। अगर इसी में पूछ लिया जाए -8 का निरपेक्ष मान, -8 का निरपेक्ष मान, इसका माइनस देखिए, ध्यान दीजिएगा, कभी भी माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, हमेशा जो संख्या रहेगी उसी संख्या से उसको गुणा करना पड़ेगा। समझ में आया आपको? 0 का निरपेक्ष मान क्या होता है? अगर 0 का निरपेक्ष मान पूछा जाए तो हमेशा 0 ही रहेगा। 0 का निरपेक्ष मान क्या होगा? ये निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा के 0 का निरपेक्ष मान 0 ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, कभी भी एक नोट करके ये लिख लीजिए भैया मेरे दोस्तों, ये लिख लीजिए जरूर, यदि किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता।
ये लिख लीजिए नोट करके, किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। इस चीज को माइंड बैठा लीजिए, कभी भी किसी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, कभी भी किसी चीज का निरपेक्ष मान देखे तो बेहिचक प्लस में लगाइए, माइनस की कोई उसमें आवश्यकता ही नहीं है। समझ में आया आपको? ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज आपको बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक, मिटा देते इसको। अब आपको हम जो पढ़ा रहे हैं, अब बताते हैं किसी परिमेय संख्याओं में, दो परिमेय संख्याओं में तीसरी, चौथी या पांचवी या अनंत तक संख्याएं निकालने की विधि। दो परिमेय संख्याओं के बीच तीसरी परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी पूछ लेता है ये चीजें इंपॉर्टेंट। यदि मान लीजिए x और y दो परिमेय संख्या है, समझ रहा, दो भिन्न परिमेय संख्या, इनके बीच निकालने का तरीका एक अपने माइंड बैठा लीजिए कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए यदि x तथा y दो भिन्न, भिन्न मतलब अलग अलग, भिन्न परिमेय संख्याएं हैं, भिन्न परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, यदि x और y दो भिन्न परिमेय संख्या है तो अगर हम निकालेंगे, मान लीजिए सपोज करिए कि मान लीजिए Q1 निकाल रहे हैं, ठीक है, Q1 निकाल रहे हैं, इसका निकालने का मान है 1/2 x प्लस y, ये पहली परिमेय संख्या निकली। ठीक है, अगर हम दूसरी की बात करें, Q2 निकालना है तो बराबर 1/2, यहाँ देखिए जो Q1 इसका मान निकला रहेगा Q1 प्लस y। समझ में आया? ऐसे अगर Q3 निकालना है, फिर कुछ मत करिए, 1/2 जो ये मान निकाले हैं आप Q2 प्लस y। समझ में आया आपको? अरे भैया एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो x और y के मध्य कितनी परिमेय संख्या निकालना। ध्यान दीजिएगा, आप बोलिए क्यों क्या, अरे भैया जैसे x और y कोई परिमेय संख्या दे दी जाए, उसको जब इतना जोड़िएगा आप तो जो मान आएगा वही Q1 बोल दीजिए। तो यहाँ पे जब दूसरी परिमेय संख्या निकालेंगे 1/2 Q1 मतलब जो ये मान निकाले रहेंगे वही यहाँ रख दीजिए, लेकिन जो दूसरी परिमेय संख्या होगी वो सेम चलेगी। Q3 में भी निकालने के लिए 1/2 जो Q2 का मान निकालेंगे यही, लेकिन जो y का मान रहेगा वही सेम निकालते जाएंगे। समझ में आया? एक नोट करके लिख लीजिएगा, दो भिन्न परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। एक इसको नोट लिख लीजिएगा, दो भिन्न परिमेय संख्याओं के बीच, दो भिन्न परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्या होती है। दो भिन्न परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। दो भिन्न परिमेय संख्याओं के बीच कितनी होती है? अनंत परिमेय संख्या होती है। समझ में आया आपको? दो भिन्न की बात की जाएगी तो कभी भी उनके बीच कितनी परिमेय संख्या होगी? अनंत परिमेय। देखिए इसका एक एग्जांपल आपको हम समझा देते हैं, एक बस देखिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 1/6 और 1/3 के बीच परिमेय संख्या निकालिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 1/2 तो लिखना ही है हमको, 1/6 धन 1/3 कर दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ लीजिए पहले, 1/2 इसे रहने दीजिए, 3 एक नाम 3, 3 6 18, 6 का नाम 6, 6 3 18, ठीक। 1/2 ऐसे रहने दीजिए, 6 3 9/18 होगा भैया, इसको काट 9 दूनी 18, तो बचा कितना? 1/2 गुणे 1/2 कितना हुआ? 1/4। 1 कितना हुआ? 4। समझ में आया आपको भैया? समझ में आया? 1/4 ये हुआ। अब आप बोलिएगा सर कैसे होता? अब देखिए आपका 1/4 एक इसके बीच में निकला। अब मान लीजिए आपको अगला निकालना है, तो कुछ मत करिए, फिर यही संख्या लीजिए,
1/2 पुराना लिखा लेंगे, 1/6 की जगह जो एक निकाले 1/4 और इसको जो है वैसे लिखते जाइए 1/3। समझ में आया? फिर इसको हल कर दीजिए 1/2 इसका डायरेक्ट कर लीजिए 4 3 7/12। ठीक, तो इसको डायरेक्ट आप हल कर लीजिएगा 12/24। समझ में आया ये चीजें डायरेक्ट। अब ऐसे अगर आपको तीसरी परिमेय संख्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो तीसरी क्या करेंगे 1/2 ये रखेंगे, फिर ये वाली संख्या इसी को दोहराते जाएंगे। तो मैंने इसीलिए दो भिन्न परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। अरे आप किसी चीज को देखिए रटिए मत, उसको एग्जाम्पल के सहारे, अरे भाई जैसे हमने पहला निकाला दूसरा निकाले, ऐसे हम अनंत तक निकाल सकते हैं कि नहीं भाई? ऐसे तीसरा निकलते जाएगा, चौथा निकलते जाएगा, पांचवा निकलते जाएगा, छठवां निकलते जाएगा, तो इसकी कोई लिमिट है? इसीलिए हमने लिखा दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। समझ में आया? मिटा दें। अब ध्यान दीजिए इस चीज को, जो परिमेय संख्या था, अब इसमें देखिएगा, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, जैसे अब आपकी मान लीजिए हमने इसके बीच में जैसे आपको कभी भी कहे तो आप निकाल सकते हैं इसको। अच्छा एक चीज अब ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको पूछा जाए 0 और 5 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, 0 और 5 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, कितनी पूर्ण संख्या है। अब ध्यान दीजिएगा 0 और 5 के बीच बात की जाए, देखिए कभी कभी सवाल पूछ लेता है, ये ध्यान दीजिए, हम आपको संख्या मान लीजिए यहाँ पे हम 0 लिख दिए, यहाँ पे 1 लिख दिए, यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब आपसे पूछ लिया जाए 0 और 5 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, 0 और 5 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, 4 पूर्ण संख्या है। समझ में आया ये चीजें? 0 अगर 0 और 1 के बीच में कोई, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भाई 0 से शुरुआत है, इसके बीच में कितने पूर्ण संख्या, 1 2 3 4 5। समझा? तो इसके बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, 4 पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या हमने आपको पहले ही बोल दिया था। तो इसके बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, 4। और एक नोट करके लिख लीजिएगा, 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच कोई पूर्ण संख्या नहीं है, कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है। 0 और 1 के बीच में कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है, 0 और 1 के बीच में कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं मान लीजिए -3 और +3 के बारे में पूछ लिया जाए, के बीच पूर्ण संख्या, ठीक है? अब इसको अगर हम ऐसे लाते, देखिए -3 फिर -2 फिर -1, फिर इसके बाद क्या आएगा 0, फिर +1 +2 +3, ठीक है? +2 +3, तो इसमें 0 को छोड़िए और इसके बाद देखिए कितना संख्या आ रहे हैं, ठीक है? -3 और इनके बीच में 4 है, ठीक है? आज की देखिए, आज की क्लास में हमने आपको परिमेय संख्या के बारे में पूरा बता दिए हैं। अब परिमेय संख्या से कुछ सवाल होंगे तो उसको बता देंगे, फिर नहीं तो आगे के चैप्टर चलेंगे। और तो जो भी आपको अगर परिमेय संख्या में कुछ भी अगर डाउट लगा हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे हम आगे और इसके विस्तार पूर्वक बता सकते हैं। नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।